नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा इसलिए बात कर ली जाए क्योंकि ये इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सब का जो युद्ध है उसने पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हर देश को उससे इफेक्ट डाला है। आज थोड़ा भारतीय होके और थोड़ा स्वार्थी होके दोनों तरह से आज की बात करना चाहूंगा। क्या कारण है कि इस समय जब एक एक विश्व युद्ध की नौबत बनती नजर आ रही है तो भारत के लिए ये चिंता की बात है। अगर वैसे देखिए तो हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। जो भी समस्या है वो ईरान और अमेरिका के बीच की, हम इसमें क्या करें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसे समय में जब एक विश्व समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसमें जो जो खिलाड़ी हैं उसमें ट्रंप अमेरिका की दादागिरी को फिर से एक बार स्टैब्लिश करने की। अमेरिका की दादागिरी हरदम से थी लेकिन अब बिल्कुल निरंकुश दादागिरी है। अमेरिका कहने को कम से कम एक यूएन बनाया हुआ था, यूएन की कुछ बात मानता था, कुछ ईयू था, कुछ कुछ मानता था कि कहीं भाई इंटरनेशनल कुछ संस्थाएं हैं उनको हम मानते हैं, लेकिन अब इस समय वो बिल्कुल निरंकुश है। और ऐसे में जो मेरी समझ है, जो भारत की इस समय समस्या है, समस्या नंबर एक, वो इंडिया इज हैविंग अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। भारत में नेतृत्व की समस्या है। जो लीडरशिप है वो मेरी समझ में जिस तरह का नेतृत्व उसका देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। और इस समय जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तो ये लीडरशिप क्यों महत्वपूर्ण है। और मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया की जो लीडरशिप्स हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें और विश्व हम कहाँ खड़े हैं। बात अमेरिका से शुरू करें। अमेरिका सबसे सबसे पावरफुल नेशन, सबसे स्ट्रांग, और अमेरिका के प्रेसिडेंट को जैसा कहा ही जाता है कि द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ, और ये दिख भी रहा है। अमेरिका में लोकतंत्र है। अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल ठीक से लोकतंत्र को मानते हैं। वहां का सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि भाई ये जो ट्रम्प साहब टैरिफ कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन ट्रम्प जी अपने मनमाने हैं। और उनके लोकतंत्र में जो प्रेसिडेंट है उसको इसलिए भी बहुत अधिकार है कि वो डायरेक्ट जनता से चुना हुआ प्रेसिडेंट है। लेकिन अब जरा अमेरिका के उस लीडरशिप की बात तो सबको पता है, सब लोग देख रहे हैं। अमेरिका एज अ नेशन, एज अ ट्रम्प, एज अ लीडर, एज अ प्रेसिडेंट, जिस तरह की दादागिरी चल रही है। अब जरा कुछ लीडरशिप की और बात करें। देश के जो दुनिया में जो इस समय महत्वपूर्ण देश हैं और उनके जो लीडर हैं उनकी क्या स्थिति है और क्यों वो देश चाइना, अमेरिका के को टक्कर अगर कोई दे रहा है इस समय दुनिया में तो उसका नाम है चाइना। और उस देश के जो अगुवा हैं, प्रमुख हैं, जिनपिंग, शी जिनपिंग साहब, उनकी लीडरशिप देख लीजिए। उन्होंने दो चीजें की हैं। देश को बहुत सुदृढ़ बनाया है। खुशहाल कितना बनाया है उस पर डिबेट हो सकती है क्योंकि कम्युनिज्म की अपनी एक परिभाषा है। और उनकी विदेश नीति भी बहुत हद तक बहुत सक्सेसफुल रही है। उनकी विदेश नीति बिल्कुल साफ है। वो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पूरी तरह से किसी भी देश को अपने ऊपर इतना आश्रित बना लेते हैं कि फिर उस देश की चाबी उनके हाथ में हो जाती है। और ये बात यहां तक कि अमेरिका तक पे लागू है। भारत जो उनको लाल लाल आंखें और क्या क्या कर दिखाने की बात करता था, और मार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब व्यापार की बात आती है तो उनके सामने हम बिल्कुल बेबस जैसे हो जाते हैं। हम सांकेतिक रूप में कुछ कुछ कहते हैं कि ये ऐप बंद कर दो या बंद कर दो, लेकिन हम अब उनसे लगातार माल खरीदते जा रहे हैं। तो वो उनकी उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका देश, उनका ये सब कुछ इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आज उनकी उनकी तूती बोल रही है। दूसरा एक देश मैं इसलिए कहना चाहूंगा, रशिया। एक चीज याद रखिएगा, एक समय जब रशिया यूएसएसआर था, दुनिया में उसकी तूती बोलती थी, अमेरिका को बराबर की टक्कर देता था और हथियारों के मामले में उनसे एक हाथ आगे रहता था। उसका एक ग्रुप था, उस ग्रुप में हम, भारत भी था, भारत के साथ उसकी बहुत मजबूत दोस्ती थी। और ये याद रखिएगा कि उसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी।
यूएसएसआर के पास 2 करोड़ 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उनका था। अमेरिका से करीब 2.5 गुना बड़ा था उस समय। उसकी 1500 रिपब्लिक्स थी। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ कि रशिया टूटा, अब यूएसएसआर टूटा, अलग अलग विघटन हुआ, रशिया बहुत छोटा हो गया। लेकिन आज भी उसकी ताकत बरकरार है। पूरा यूरोपियन यूनियन उसके अगेंस्ट खड़ा है, पूरा अमेरिका उसके अगेंस्ट खड़ा है, सब तरह से उसको कॉर्नर कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक से युद्ध कर रहा है। और उसपे मेरे हिसाब से एक बड़ा रोल ट्रंप का है। और इनको ये भी समझ लीजिए कि जब मैं ये कह रहा हूं तो इसकी तायीद कौन कर रहा है कि स्ट्रांग है। ट्रंप जब अपना शपथ ग्रहण करने जाते हैं तो उनको एक ही से दुनिया के एक लीडर की याद आती है, शी जिनपिंग। उनको आग्रह करते हैं कि आप आइए और हमारे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहिए, सिर्फ एक दुनिया के लीडर को, और शी जिनपिंग नहीं आते हैं। फिर ये भी याद रखिए कि जब अमेरिका उनके ऊपर ट्रेड टैक्स और ये सब लगाने की एक तरफा बात करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये ठीक नहीं होगा। वो खुद चल के एशिया में आते हैं, एक मतलब शी जिनपिंग से मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, और उस ट्रेड टैरिफ को उनकी तरफ से वो होता है, तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं। ये ट्रंप किस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं। मैं उनकी भी बात कर लूं, पुतिन की। ट्रंप कुछ कह लें, यूक्रेन से हैं और ये है, और ट्रंप ने लाख पुतिन को, लेकिन जिस तरह से पुतिन को रिसीव करते हैं, जब पुतिन आते हैं अलास्का में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मिलने के लिए, पुतिन को बुलाया जाता है, इज्जत दी जाती है, साथ खुद अगवानी करने जाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, तो दिखाता है कि वो किस तरह की ताकत रखते हैं। मैं एक दो देश का नाम और लूंगा जिससे चीजें और क्लियर हो जाए। यूक्रेन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर आज युद्ध कर रहा है तो बुरी हालत है, पूरी तरह से आश्रित है बाहर से जो सहायता आ रही है उसके द्वारा, उसके ऊपर। लेकिन जब ट्रंप और उसके साथियों ने उनको व्हाइट हाउस में बुला के उनके ऊपर दादागिरी करने की कोशिश की, उनको बुलडोज करने की कोशिश की, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लीडरशिप दिखाई अपनी। पूरी तरह से इस समय ट्रंप के ऊपर आश्रित हैं, या अमेरिका के ऊपर कहूं आश्रित हैं, लेकिन अपनी जो स्वाभिमान है उसको नहीं छोड़ रहे। कनाडा, मां कानी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कनाडा को किस तरह से ट्रंप ने बुलडोज करने की कोशिश की, नहीं माने, ठीक से रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़े रहे, और आज अमेरिका एक तरह से उनको अपने सहयोगी के रूप में देख रहा है। पहले तो कह रहा था ना कि 51st स्टेट बन जाओ, और क्या क्या बातें कर रहा था। मैं एक नाम और लेके, एक दो नाम और ऐसे लूंगा। ब्राजील, ब्रिक्स का एक अहम किरदार, रशिया, इंडिया, चाइना के बाद ब्रिक्स, एक बड़ा किरदार ब्राजील। लूला क्या आके भारत में कह के गए कि जब अमेरिका ये सब कह रहा है तो हम सब लोगों को मिल के अमेरिका का सामना करना चाहिए, उसकी ट्रेड टैरिफ। किसी की और हिम्मत है ये कहने की? और एक आखिरी नाम मैं इसलिए ले लूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोगों को ये लगेगा कि भाई ये भी कोई नाम में नाम है, लेकिन नाम तो है, एक देश का अगुआ तो है, नॉर्थ कोरिया के किम। नॉर्थ कोरिया के किम की तरफ कोई आंख उठा के देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर इधर किसी ने कोशिश भी की, सोचा भी, तो मेरे सारे मिसाइल बिल्कुल सेट हैं, मैंने उसका डायरेक्शन कर दिया आपकी तरफ, मैं सीधे न्यूक्लियर वेपन चलाऊंगा, मैं ये सब वार्निंग वार्निंग नहीं करूंगा। चू नहीं है किसी की। अगर अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो जितना मानवाधिकार का हनन नॉर्थ कोरिया में हुआ उतना पूरी दुनिया में नहीं हुआ, लेकिन किसी की कहने की हिम्मत है किम से कि आपके यहां ये हो रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दो चीजें समझनी होंगी, भारत को भी समझनी होंगी, भारत में रहने वाले हम सब भारतीयों को समझनी होंगी कि अभी ट्रंप के 3 साल और हैं। पहले साल खत्म होते होते पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में उन्होंने झोंकी दिया, उन्होंने मतलब आक्रमण कर ही दिया। वो एक अलग इश्यू, आज उस पर नहीं बात कर रहे हैं, उस पर किसी और दिन डिबेट भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे कि वो जो अमेरिका किस तरह से एनर्जी को कंट्रोल करना चाह रहा है, अमेरिका किस तरह से कंट्रोल करना चाह रहा है कि जो रशिया को एनर्जी जा रही है, जो रशिया का जैसा सुनते हैं करीब 10 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करता है,
इतना ज्यादा डिपेंडेंस है उसकी बाहर के तेल पे, और उसको, उस एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, जिसमें वेनेजुएला को अब उसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब वो ईरान की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, और ईरान की सप्लाई ही को नहीं, ईरान के पास जो ईरान के रास्ते से जो ये तेल वाहक जहाज जाते हैं, वो रास्ता ईरान के से ही होके निकलता है। मतलब ईरान उसके एक नॉर्दर्न उसको कंट्रोल करता है, और वहां पे जो मुझे लगता है कि उसको भी कंट्रोल अगर कर रहा है किसी तरह से अमेरिका, तो अमेरिका के लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। मैं अब इसलिए कहूंगा कि अमेरिका, ट्रंप ने हाल के दिनों में क्या कहा, वेनेजुएला में उसके प्रेसिडेंट को अगवा करके ले आए। ये आपने कभी दुनिया में सुना नहीं होगा कि किसी, मतलब एक राष्ट्र के प्रेसिडेंट को आपने उठा लिया और उठा के ले आए, और फिर क्या कह रहे हैं, वेनेजुएला की जनता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जनता है, और इनसे पार पाइए। ठीक है भाई। ईरान के बारे में क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी जनता है, ईरान के लोग बहुत ही वो हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि खामनाई को हमने मार दिया, अब आप लोग कर दीजिए। खामनाई बस खराब आदमी थे, आपको मतलब पूरा देश उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बस वो लग रहा है, बस एक लीडर से उनकी दिक्कत है। अब इसको देखते हुए थोड़ा खतरा भारत के लिए भी हो रहा है। बार बार कहते हैं कि इंडिया देश बहुत अच्छा है, आई लव इंडिया, और इंडिया इज वेरी गुड, और दूसरी सांस में बोलते हैं कि आई कैन रूइन, आई कैन, उनके जो मोदी जी हैं उनका करियर में रूइन कर सकता हूं, ये धमकी भी देते हैं उसी सांस में। देश अच्छा है लेकिन उनके करियर को मैं रूइन कर सकता हूं। अब एक ऐसा ट्रंप बार बार ये धमकी देना कि मेरे पास मोदी जी का करियर मेरी मुट्ठी में है, मैं कंट्रोल करता हूं, और उस पर हमारे यहां से बिल्कुल चुप्पी रहती है, वो कहीं ना कहीं वीक लीडरशिप को दिखाता है। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, जिस तरह से हाल में इजराइल विजिट हुई मोदी जी की, और उस विजिट का जो पहली बार दुनिया को पता लगा, वो नेतन्याहू ने कहा कि भाई इस तरह से वो आ रहे हैं, इट वॉज टोल्ड बाय देम, और उस विजिट के एक दिन के बाद ही ईरान पे हमला कर दिया इजराइल ने। इन सब गहमा गहमी में कहीं ना कहीं मोदी जी की लीडरशिप की बात की भी चर्चा होगी, क्योंकि बिल्कुल ये साफ दिख रहा है, मोदी जी ने अभी तक खामनाई जो हैं, जिनकी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके रहनुमा, जो उनके सुप्रीम लीडर को रहनुमा बोलते हैं, रहनुमा थे, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय तक मोदी जी की तरफ से कोई संवेदना संदेश नहीं आया। ये थोड़ा ये समझने की बात होगी कि आपके जब लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होती है, तो आपके अपने जो बाकी लोगों से, जो आपके दुश्मन देश होते हैं, उनसे भी आपके रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर होते हैं अगर लीडरशिप स्ट्रांग। मैं दो उदाहरण दूंगा। भारत में जवाहरलाल नेहरू थे, उस फेज में जनरल अयूब, जो पाकिस्तान के सर्वेसर्वा थे और बहुत ही स्ट्रांग लीडर, मतलब हाल के दिनों के लीडर से ज्यादा, मतलब आवाम भी चाहती थी, फौज भी पैक करती थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी। रिलेशनशिप इस तरह की कि दो बार पाकिस्तान के गवर्नर जनरल साहब पुराने रहे, और फिर एक मंत्री जी ने भारत की रिपब्लिक डे परेड में सलामी ली थी, चीफ गेस्ट थे। दूसरा कॉम्बिनेशन मैं फिर कहूंगा भारत तो पाकिस्तान के रिश्तों में, इंदिरा गांधी और भुट्टो, स्ट्रांग लीडरशिप। लेकिन शिमला एग्रीमेंट तो हुआ ना, शिमला एग्रीमेंट से बहुत सी अनकही बातों को एक डॉक्यूमेंट किया गया, माना नहीं माना वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं कि अगर स्ट्रांग लीडरशिप है तो वो इस तरह के कार्य भी कर लेती है, वो किसी के पिछलग्गू की तरह नहीं काम करती है। मैं याद करिए, भारत बिल्कुल नया नया आजाद हुआ, और दुनिया में भारत नॉन अलाइन मूवमेंट किसके साथ लीड कर रहे थे, ये सब स्ट्रांग लीडर थे अपने यहाँ के, टीटो, सुकर्णो, नासिर,
इजिप्ट के, मतलब ये सब लोग ताकतवर लोग, लेकिन तभी इतने ताकतवर लोग दुनिया के नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को लीड करने की ताकत रखते थे। अभी क्या हो रहा है कि जो मेरी समझ है, भारत में क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है और ये देश के लिए ज़रूरी है, ये बीजेपी को समझना ज़रूरी है कि अगर उनको अपनी मदरलैंड से प्यार है, अगर अपनी मातृभूमि से प्यार है, अगर अपने देश से प्यार है, तो इस पे भी विचार करिए। लीडरशिप बदलने का चेंज आ गया है, क्योंकि जो प्रेजेंट मोदी जी हैं, और कांग्रेस उसको कॉम्प्रोमाइज बोल रही है, ठीक है, उसको एक मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज, मेरे ख्याल में छोटा शब्द है। पूरी तरह से अमेरिका के डिक्टाट, कैसे अमेरिका चाह रहा है उसकी धुन पे हम नाचने को तैयार हैं। तो इसको थोड़ा मेरे ख्याल में भी इंडिया, ये जो सारी समस्याएं आ रही है इंडिया में, जो टैरिफ से लेके, ये मुख्य रूप से हमारी वीक लीडरशिप के कारण है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।